प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हम सभी जनसंचार माध्यम के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार पहले इस विषय पर सामान्य परिचय के रूप में एक वीडियो जारी हुआ था। आज इसको थोड़ा विस्तार करते हैं और आज का जो बिंदु हमने लिया है वह है भारत में संचार माध्यमों का विकास। पहले वीडियो में हम सब ने पढ़ा था कि संचार जीवन की निशानी है। एक जीवित व्यक्ति के लिए संचार अपरिहार्य है, अनिवार्य है। संचार के बिना उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर आते हैं। तो इसको हम अगर प्राचीन काल से लेकर चलें, जो हमारा पौराणिक युग था, वहाँ से लेकर चलें तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम पौराणिक काल को लेते हैं और अनेक ऐसी कहानियाँ, कथाएँ हमको श्रीमद् भागवत में या अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं, जिसमें एक नाम आपने सुना होगा, रामलीला में देखते होंगे, धारावाहिक में देखते होंगे, देवर्षि नारद का, जो कहा जाता है कि वह आदि पत्रकार थे। देवर्षि नारद इस भारत के सबसे प्राचीन पत्रकार थे। वे अपनी वीणा से मधुर संगीत भी सुनाते थे और संदेश भी यहाँ से वहाँ, क्षण भर में नारद जी यहाँ और क्षण भर में नारद जी वहाँ। देवलोक से लेकर भूलोक तक उनका बोलबाला था। वो लगातार चलते रहते थे। आजकल भी लोग अगर कोई व्यक्ति बहुत इधर उधर की करता है तो कहते भाई तुम तो नारद बन गया, ऐसे लोग कह देते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा और बाद में आते हैं, द्वापर आया, जो हमारा महाकाव्यों का काल है। महाभारत में आप देखिए, जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, हम सबको पता है धृतराष्ट्र जन्मांध थे और उनकी पत्नी गांधारी ने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। लेकिन चूंकि पहले वीडियो में आपने सुना था, याद होगा आपको, कि समाचार वही है जो ललक पैदा करे, जो कुछ जानने की इच्छा जगा दे। तो उनके मन में इच्छा हुई कि जो मेरे पुत्र और मेरे भतीजे दोनों युद्धभूमि में आज जुटे हुए हैं, आमने सामने खड़े हैं, उनके बीच में क्या हुआ। तो उन्होंने संजय को बुलाया और संजय ने उनको आंखों देखा हाल उनके महल में ही सुनाया। वो भी एक पत्रकार थे। फिर आप आधुनिक युग में आ जाइए, तो जो हमारा, अब हम इसको लेते हैं कि जिस समय भारत में स्वाधीनता आंदोलन की सुबुगाहट हुई, ये प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों तक तो लोग सोए पड़े रहे, अत्याचार सहते रहे, लेकिन एक समय आया, लोग कहते हैं ना कि अत्याचार की भी एक सीमा होती है और सीमा के बाहर जब होता है तो फिर क्रांति होती ही है। तो लोगों के मन में भावनाएं जोर मार गईं, एक जोश आया और लोगों ने इसका प्रतिकार करने की योजना बना ली। तो उस समय यानी 1850 के बाद में 1850 में बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ। कुल 35 वर्ष की आयु इन्होंने पाई और उतने में ही इन्होंने जो देश को जगाया, जो देश की सेवा की, तो आज भी लोग याद करते हैं, हम सब लोग इनका खूब पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। तो इन्होंने भी, तो उस समय इन्होंने साहित्य सेवा के माध्यम से देश सेवा की। उद्देश्य था स्वाधीनता की अलख जगाना, स्वाधीनता के महत्व को बताना, और माध्यम था साहित्य रचना या पत्रकारिता। उसी युग में सरस्वती नाम की पत्रिका प्रारंभ हुई, जो हिंदी की साहित्यिक पत्रिका थी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी,
जैसे मूर्धन्य विद्वान उसके संपादक रहे, उसमें भी जो लेख छपते थे वो साहित्यिक भावना से तो ओतप्रोत होते ही थे, साथ ही देशभक्त की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी होती थी। तो यहां देखें, आदि पत्रकार देवर्षि नारद, संजय, ये महाभारत का आंखों देखा हाल इन्होंने सुनाया था। अब धीरे धीरे बात आती है और थोड़ा समय आगे बढ़ा, गांधी जी का अभ्युदय हुआ, लोकमान्य तिलक का अभ्युदय हुआ। तो ये लोग देशभक्त थे। भैया बहनों, हम सब जानते हैं हर व्यक्ति तीर तलवार नहीं चला सकता, हर व्यक्ति बंदूक नहीं चला सकता, वो बम नहीं किसी पर फेंक सकता, परंतु अन्य कई ऐसे तरीके हैं, अन्य कई ऐसे ढंग हैं जिनसे वह देश सेवा कर सकता है। अपने देशभक्त की भावना को वह दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकता है, और वह भावना थी कलम की ताकत। तो इन्होंने पत्रकारिता को माध्यम बनाया, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, अंग्रेजों के काले कारनामों को उजागर करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो माध्यम चुना, जो साधन अपनाया, वह था पत्रकारिता का। तो लोकमान्य तिलक ने केसरी, महात्मा गांधी यंग इंडिया, इस प्रकार से ऐसी अनेक पत्रिकाएं थीं जो समाचार देने का तो काम करती थीं और साथ में देशभक्ति की भावना का भी प्रचार प्रसार करती थीं। तो ये था उस समय का। तो ये तो हो गई पत्रिकाओं की और अखबारों की बात। अब हम आते हैं इसके बाद में जो आधुनिक साधन है। जैसे आजकल हम देखते हैं रेडियो है, लगभग समाप्त हो जा रहा है, उसकी जगह अब मोबाइल ने ले ली है, उसी में रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है और हमारी फिल्में हैं। यह भी एक पत्रकार की तरह से अनेक समाचारों को हम तक पहुंचाते हैं। आप देखते होंगे रेडियो पर जहां केवल समाचार सुना जाता है, वहीं टेलीविज़न पर हम सुनने के साथ साथ देखते भी हैं, प्रत्यक्ष वार्ताएं सुनाते हैं लोग, अन्य जो चित्र होते हैं घटनाओं से जुड़े उनको भी हम लोग देखते हैं। तो जब रेडियो का आविष्कार सबसे पहले इटली में जी मार्कोनी ने किया, तो प्रारंभिक दौर था, छोटे मोटे कार्य से होते थे, धीरे धीरे तकनीकी विकास होता गया और भारत में भी सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ प्रमुख आकाशवाणी केंद्र यहाँ स्थापित हुए और जिन्होंने समाचार के साथ में अन्य कार्यक्रम जो मानव जीवन से जुड़े होते थे, इसमें कृषि भी था, उद्योग जगत था, शिक्षा थी, इत्यादि कार्यक्रम उसमें भी समाहित किए गए। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है और उसमें भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी BBC ये लंदन से आता था, रेडियो मॉस्को, रेडियो जर्मनी, वाशिंगटन DC, सीलोन श्रीलंका से। तो इस प्रकार से अनेक देशों की अपनी अलग अलग समाचार सेवाएं थीं जिनके चैनल समय समय पर खुलते थे और लोगों को जानकारियां देते थे। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते थे। कभी समय था जब BBC की एक क्रेज थी, BBC जो कह दे वो सही और बाकी सब झूठ, किसी की बात नहीं मानेंगे। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए विविध भारती का एक चैनल साथ में था, वो गीत संगीत नाटक आदि प्रसारित करता था जिससे लोगों को मनोरंजन मिलता था।
आज समय और बदल गया। अब देखा जाए कि जो पत्रकारिता थी, यह देश के आज़ाद होने से लेकर अर्थात 1947 से लेकर 2 दशक तक, लगभग 1970 तक, तो इसका जो स्वरूप था वो राष्ट्र निर्माण था कि हम ऐसे लेख छापेंगे, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो पत्रिकाएं हों, या रेडियो हो, टेलीविज़न हो, उन पर ऐसी वार्ताएं आएंगी जिनसे लोगों में राष्ट्रीय भावना के प्रति रुझान बढ़े। ये उद्देश्य था, क्योंकि हम लोग 1947 में कई सौ वर्षों के बाद आज़ाद हुए थे। एक भावना थी कि अगर हम ठीक से न चले, सही दिशा में हमने विकास न किया, तो जो पहले से विकसित राष्ट्र हैं वे क्या करेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे कि ये देखो बहुत कूद रहे थे, हमको आज़ाद करो, हमको आज़ाद करो, आज संभाल नहीं पा रहे। तो ये सारी बातें थी। तो प्रारंभ में तो राष्ट्रीय भावना थी, लेकिन बाद में उनमें व्यवसाय उन पर हावी हो गया। हम लोगों के बचपन में शाम के समय रेडियो की बात मैं बता रहा हूँ, आकाशवाणी लखनऊ से मजदूर मंडल कार्यक्रम, मजदूरों की समस्याएं, उनके जो कार्य होते हैं, छोटे मोटे उद्योग होते हैं, उनका प्रशिक्षण, उनके अपने अनुभव इत्यादि के बारे में, उनको पूंजी कहाँ से मिलेगी, प्रशिक्षण कहाँ से, सारी चीज़ें उनको बताई जाती थी। उसके बाद कार्यक्रम किसानों के लिए, खेती किसानी, समसामयिक चर्चा, कब कौन सी फसल बोना, कितना बीज, कितनी खाद, जो वैज्ञानिक थे उनकी सलाह, किसानों के अनुभव, बाजार, मंडी, भाव, सब कुछ। लेकिन आज के दौर में अगर हम उस पर भी देखें तो हम पाते हैं कि उन पर व्यवसाय हावी हो गया है। अब वो उद्देश्य नहीं रह गया। अब वे सभी कार्यक्रम जो 30 मिनट के आते थे, अब मुश्किल से 10 मिनट के आते हैं, और उनकी जगह ले ली प्रायोजित कार्यक्रमों ने, अर्थात यही लक्स, ये कोलगेट, पार्ले बिस्किट और चिक शैम्पू, इन सब के लिए कंपनियों ने विज्ञापन बनाए और उसमें कुछ चुटकुले, कुछ गीत सुना करके लोगों का मनोरंजन करते हैं और पैसा कमाते हैं। ये बात हो गई। समय के साथ इतना परिवर्तन आ गया, हर घर में आज मोबाइल और इंटरनेट है। आज रेडियो का क्रेज क्यों कम हो जा रहा है? पहले लोग रेडियो कवर में रख करके कंधे पर टांग के चलते थे, साइकिल में टांग कर चलते थे। आजकल लोग मोबाइल जेब में रख कर चलते हैं, और मोबाइल में टीवी भी है, मोबाइल में रेडियो भी है, सब कुछ इसी में है। और बात करने के लिए मोबाइल तो आपका ही है, इसी में आपको इंटरनेट मिल जाता है। तो आज एक इस छोटे से उपकरण में हमारी आवश्यकता की सभी चीज़ें, सभी उपकरण इसी में उपलब्ध हैं, हमको मिल जाते हैं। इसलिए आज इसका चलन ज़्यादा हो गया। तो आज इस मोबाइल ने रेडियो को मात दे दी, उसे हरा दिया। टेलीविज़न है तो वो अपने घर पर रहता है, उसको लोग लेकर साथ में नहीं चल सकते, तो उसका स्वरूप मोबाइल में है ही। तो इस प्रकार से हमने देखा, यही बात टेलीविज़न के साथ हुई। टेलीविज़न शुरू में आया जब, तो 1959 में जब पहला प्रसारण हुआ, तो प्रारंभ में कुछ कार्यक्रम बनते थे। इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पहले टेलीविज़न पर हमारे देश में कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्तर पर कुल 2 चैनल थे, एक डीडी नेशनल, एक डीडी मेट्रो। मेट्रो का मतलब बहुउद्देशीय, अर्थात जो कई प्रकार के कार्यक्रम देता है। उसमें कुछ धारावाहिक होते हैं, कुछ नाटक होते हैं, कुछ गीत संगीत के होते हैं, कुछ रोजगार के होते हैं, खेती किसानी होते हैं। और नेशनल पे समाचार आते थे और गंभीर विषयों पर परिचर्चाएँ आती थी, इंटरव्यू आते थे। लेकिन आज क्या समय है, आज हम देखते हैं सैकड़ों चैनल हैं, कोई भी चैनल आप लगा दो, सब पर धूम मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है पूरा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संचार माध्यम है, ये आज की जो आवश्यकता है, हमारी जो ज़रूरत है, उसके अनुसार इनका विकास होता गया। क्यों? क्योंकि आज के समय की यही मांग थी।
अब आते हैं हम यहाँ पर रेडियो और यहाँ अंत में टीवी। तो आज के समय की मांग थी कि हम अपने को बदलें, यदि नहीं बदलेंगे तो विकास की दौड़ में हम बहुत पीछे हो जाएंगे और अन्य लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि पौराणिक काल से लेकर और आज तक का जो कालखंड है इसमें हमने कितने परिवर्तन देखे हैं। इसी बीच में पहले पक्षियों का भी लोग प्रयोग करते थे, कबूतर आदि का, कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि पक्षियों के माध्यम संदेश भेजना। लेकिन जो आज का स्वरूप है एकाएक हमारे सामने नहीं आ गया है। इसने बहुत क्रांति, बहुत परिवर्तन देखे हैं, बहुत श्रम किया, बहुत मेहनत की है और तब आकर के यह आज का स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है। हम इसे देख पा रहे हैं। देवर्षि नारद से लेकर के संजय और उसके बाद में जो पराधीन भारत में पत्रकारिता थी, चाहे वो बंगाल का बंगाल गृह रहा हो, उदंत मार्तंड रहा हो या और भी सरस्वती पत्रिका रही हो, धर्मयुग आती थी, ये सभी पत्रिकाएं अब लगभग बंद हो गई। क्योंकि हमने जब व्यावसायिक होने की चर्चा की तो जिन पत्रिकाओं ने व्यावसायिक होना स्वीकार कर लिया वे तो बची रह गई और आज भी चल रही हैं। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं, व्यवसाय करने के उद्देश्य से तो हमारी स्थापना ही नहीं हुई थी, हम व्यवसाय क्यों करें, हमारा लक्ष्य था देशभक्ति की अलख जगाना, हिंदी भाषा की सेवा करना, जनता को जागरूक करना। देखिए, अभी मैंने पहले बताया आपको कि हर व्यक्ति बंदूक नहीं चला सकता, लेकिन फिर भी वह देशभक्त है। अगर किसान अपने खेत में अनाज उगा रहा है और सीमा पर डटे हुए जवान के लिए वह अपने यहाँ से अनाज भेजता है तो किसान भी देशभक्त है। यदि व्यापारी बाजार को संभाल करके रख रहा है तो व्यापारी भी देशभक्त है। एक चिकित्सक जो रात दिन जुड़ करके लगातार लगा हुआ है, घायलों की सेवा करता है, रोगियों की दवा कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है, वो भी देशभक्त है। तो ये जो मुख्य लक्ष्य था वो देशभक्ति की अलग जगाना था। व्यवसाय तो बाद में आया। तो जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम व्यावसायिक बनेंगे वे इस क्षेत्र में आ गए। फलस्वरूप क्या हुआ, जो कभी उनकी धमक संसार में हुआ करती थी, लोग उन्हें चाहते, आज वह बात उनके अंदर नहीं है। आज उनकी मांग कम हो गई, उनके पाठक आज कम हो गए। लेकिन जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो बंद हो गई। तो ये रहा संचार माध्यमों का विकास आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक। और आवाज को अंत में एक और जोड़ लीजिए, आजकल क्या है, मोबाइल यानी इंटरनेट, ये जो है साधन आधुनिकतम साधनों में से एक है। अब आगे बात आती है सिनेमा की। सिनेमा भी शिक्षित करने का एक प्रमुख साधन है, केवल मनोरंजन नहीं है। लेकिन व्यवसाय की बात यहाँ भी आ गई है। जब से सिनेमा व्यावसायिक हो गया तब से वह लक्ष्य समाप्त हो गया। एक फिल्म में एक छोटा संवाद था, तो एक परिवार में कहीं आपस में झगड़ा हो गया था। तो उसमें एक जो अभिनेता था, संभवतः परिवार का मुखिया के रूप में, उसने कहा कि देखिए, अपने घर की बात बाहर कहना उचित नहीं है, घर की बात को घर की दीवारों के अंदर ही सुलझाया जाए। कितनी अच्छी बात थी। तो एक शिक्षा थी। तो इस प्रकार से बहुत सी फिल्में बनी, नाटक थे। आपको पता है महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र नाटक देखा था और नाटक देखकर उनका जीवन बदल गया। जीवन भर सत्य बोलने की सीख ले ली।
बाइस्कोप में देखा था श्रवण कुमार को, और उससे जीवन भर माता पिता की सेवा करने के हमने प्रण ले लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संचार माध्यमों का विकास भारत में हुआ है, इसमें युगों का समय लग गया, सतयुग से लेकर के और आज हम जिस समय में जी रहे हैं, इतने समय तक का पूरा ये जो समय लगा, ये बड़े एक संघर्ष की कहानी है और धीरे धीरे हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। तकनीकी का जो क्षेत्र है यह अनंत है, आगे और क्या होगा इसके बारे में जब आएगा आप लोग पढ़ेंगे, हम रहेंगे, हम भी पढ़ेंगे, अगली पीढ़ी पढ़ेगी और उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।